की कि देखो बीमारी के लिए तो है ही, है ना। हमारे निशा मैम ने बहुत बढ़िया शुरुआत की कि वो देखो बीमारी के लिए है ही, लेकिन सेहतमंद रहने के लिए, दिमागी सेहत, नसों की सेहत, है ना, सेहतमंद रहने के लिए, तो बीमारी से दूर रहने के लिए भी हम लोग कैप्सूल न्यूरालिज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैप्सूल न्यूरालिज का प्रोडक्ट के बारे में जानने से पहले पहले हम लोग हमारे मस्तिष्क और जो नसों की सेहत है, कैसे क्या क्या उसके प्रॉब्लम्स होते हैं, ये और इसमें कैसे फायदेमंद है, ये भी हम लोग देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे मानव मस्तिष्क से। तो मानव मस्तिष्क 3 गुना बड़ा होता है और अन्य जानवरों की तुलना में अधिक कुशलता से उपयोग किया जा रहा है, लेकिन है ना, और हमें हमें सभी स्तनधारियों में अधिक बुद्धिमान बनाता है मानव मस्तिष्क, है ना। तो जितने भी स्तनधारी है, चाहे हाथी है या गाय है, बकरी है ना, ऊंट है, तो जितने भी स्तनधारी है, इन सभी स्तनधारियों से मानव मस्तिष्क जो है सबसे ज्यादा बुद्धिमान माना जाता है, और 3 गुना बड़ा होता है, सभी जीवों से 3 गुना बड़ा होता है मानव मस्तिष्क। और मानव मस्तिष्क नसों की प्रणाली का केंद्र है ना। मानव मस्तिष्क में सबसे ज्यादा नसों की प्रणाली मस्तिष्क में होती है, इसलिए नसों की प्रणाली का केंद्र कहा जाता है, नर्वस सिस्टम जिसको बोलते हैं। और अत्यधिक जटिल अंग है मानव मस्तिष्क जो है, अत्यधिक कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल अंग है। और मानव मस्तिष्क सेरेब्रल कॉर्टेक्स नसों की मांसपेशियों की एक जटिल परत में अच्छी तरह से सुरक्षित है। तो क्योंकि मानव मस्तिष्क बहुत ही सेंसिटिव होता है, बहुत ही नाजुक होता है, तो एक हमारे हड्डियों के अंदर मांसपेशियों के नसों के परत में सबसे अच्छी तरह से संरक्षित है हमारा मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क शरीर की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं की निगरानी और विनियमन करता है, मतलब हमारी जो एक्शंस होते हैं और उसके अगेंस्ट जो हम रिएक्शन करते हैं, उसकी निगरानी, उसको कैसे कंट्रोल करना है, उसका कैसे बैलेंस करना है, विनियमन करना है, ये मस्तिष्क का काम करता है। मतलब हम जो भी निर्णय लेते हैं, हम जो भी चीजों को देखते हैं, है ना, सुनते हैं, महसूस करते हैं, इनकी तरफ कैसी प्रतिक्रियाएं करनी है ना, इसको निगरानी करता है। इतना ही नहीं, मानव मस्तिष्क में रासायनिक क्रियाओं और विद्युत चुंबकीय संचरण के साथ साथ ये लगातार संवेदी जानकारी प्राप्त करता रहता है। मतलब हमारे मानव मस्तिष्क जो कि क्रियाओं प्रतिक्रियाओं के निगरानी और विनियमन के साथ साथ क्या कर रहा है, हमारे मानव शरीर में, मानव मस्तिष्क में बहुत सारे रासायनिक रिएक्शंस, प्रतिक्रियाएं मतलब क्या, रिएक्शंस, और विद्युत चुंबकीय मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक संचरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्कुलेशन के साथ, है ना, मानव मस्तिष्क लगातार संवेदी जानकारी, मतलब बहुत सारी जानकारी, सेंसिटिव जानकारी प्राप्त करता रहता है। और इस जानकारी को, बहुत सारे सेंसिटिव जानकारी को, जानकारी के तेजी से विश्लेषण करता है, और विश्लेषण करके फिर उसको कैसे प्रतिक्रिया उसका देना है वो देता है। और इसीलिए, है ना, मानव मस्तिष्क जो कि, है ना, एक रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन और के ऊपर निगरानी, उसके बाद इसमें बहुत सारे रासायनिक प्रतिक्रिया, बायोकेमिकल रिएक्शंस जिसको बोलते हैं हम लोग, दिमाग में बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, है ना। जैसे कि अभी कोई है ना, जैसे कि हिंदी मूवी में बोला गया था कि दिमाग में केमिकल में लोचा हो गया है, तो इस तरह से, है ना, केमिकल, बहुत सारे बायोकेमिकल्स होते हैं दिमाग में, जो कि उसमें बहुत सारे रिएक्शंस होते रहते हैं। उसके साथ साथ विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक संचरण भी होते रहता है। और बहुत सारी जानकारी, जितने भी जानकारी प्राप्त करता है, उसको विश्लेषण, उस डेटा का विश्लेषण करता है ना, और उसको प्रतिक्रिया करता है। भारतीय सुपर कंप्यूटर परम की तरफ, आपको पता है भारत का जो सुपर कंप्यूटर है उसको परम कहा जाता है। इसी तरह से भगवान ने हमें ब्रेन मतलब मस्तिष्क नामक सुपर कंप्यूटर का उपहार दिया है, जिसमें जबरदस्त शक्ति है। और दुर्भाग्य से हम ब्रेन नामक मतलब मस्तिष्क नामक से सुपर कंप्यूटर का पूर्ण रूप से उपयोग करने में असमर्थ है। मस्तिष्क की क्षमता में सुधार लाने और तंत्रिका मतलब नसों की संबंधित विकारों को दूर करने के लिए धन्वंतरी ने एक शोध आधारित आयुर्वेदिक उत्पादक न्यूरारिच, कैप्सूल न्यूरारिच विकसित किया है ना। आयुर्वेद में देखो, ये जो स्लाइड बहुत जरूरी है ना। अभी हम जानने वाले, अब तक हम लोगों ने देखा कि मस्तिष्क का कार्य क्या है, मस्तिष्क कैसे काम करता है, मस्तिष्क में नसों की सेहत कैसे होती है, सब देखा। अभी हम देखेंगे कि कैप्सूल न्यूरारिच में जो ब्राह्मी है ना, तो कैप्सूल न्यूरालिस्ट में ब्राह्मी जड़ी बूटी कैसे काम करती है। लेकिन उससे पहले
आयुर्वेद में हर तरह की बीमारी का संपूर्ण इलाज मौजूद है। ये वाक्य, ये सेंटेंस बहुत ही जरूरी है, और इसको, ये सही भी है, गलत नहीं है। तो आयुर्वेद में हर तरह की बीमारी का संपूर्ण इलाज मौजूद है। प्राकृतिक औषधियों के प्रयोग से कई तरह के असाध्य रोगों का साधने में आयुर्वेद ने सफलता पाई है। इन्हीं प्राकृतिक औषधियों में से एक है ब्राह्मी। ब्राह्मी को ब्रेन बूस्टर के नाम से भी जाना जाता है। ब्राह्मी को अंग्रेजी नाम में बाकोपा मुनरी का नाम है उसको, और एक औषधि पौधा है बाकोपा मुनरी, मतलब ब्राह्मी, है ना। तो ब्राह्मी दिमाग की सेहत के लिए वरदान है। ब्राह्मी ब्राह्मी याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए सबसे बेहतरीन और प्रभावशाली औषधि है। अभी याददाश्त की जब भी विषय आता है, तो लोग ऐसा सोचते हैं कि सर याददाश्त की क्या जरूरत है। तो आपको मैं बता दूं, जैसे जैसे हम 25 के ऊपर हम काम में पूरा मतलब व्यस्त हो जाते हैं, हमारे रोजमर्रा रूटीन पर की जिम्मेदारियां बढ़ती है, और जैसे जैसे 25 के ऊपर काम की जिम्मेदारी, है ना, बहुत सारा अलग अलग जिम्मेदारियों में क्या होता है, हमारा जो मस्तिष्क का इस्तेमाल बढ़ते रहता है, और इसी से मस्तिष्क का इस्तेमाल बढ़ते हुए याददाश्त की कमजोरी भी आ सकती है ना, बहुत सारे तान तनाव की वजह से। तो ऐसी स्थिति में न्यूराइरिच के माध्यम से ब्राह्मी याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए सबसे बेहतरीन, मतलब आज की जो बढ़ती उम्र में हम लोगों को याददाश्त की जरूरत होती है, क्योंकि कई सारी जिम्मेदारियां, कई सारी चीजों को याद रखने के लिए महत्वपूर्ण। तो ऐसी स्थिति में ब्राह्मी न्यूरालिज के माध्यम से बेहतर याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए सबसे बेहतरीन और प्रभावशाली औषधि है। ब्राह्मी याददाश्त को बढ़ाने का बेहतरीन निदान है। ब्राह्मी दिमाग के तीनों पहलुओं, मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, और मेमोरी, है ना, सेंसरी मेमोरी, सेंसरी मेमोरी, ये तीन प्रकार की मेमोरी और याददाश्त को बेहतर बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ब्राह्मी। ब्राह्मी कोर्टिजोल के स्तर को कम करता है। कोर्टिजोल जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है, तान तनाव वाला हार्मोन है। अगर कोर्टिजोल का स्तर बढ़ता है तो हमारे शरीर में तान तनाव बढ़ता है। तो ऐसे तान तनाव को बढ़ाने वाले कोर्टिजोल नामक हार्मोन के स्तर को कम करने के लिए जानी जाती है ब्राह्मी। और इस तरह से इसका मतलब ब्राह्मी का प्रयोग तनाव और चिंता को कम करने के लिए किया जाता है। ब्राह्मी तनाव के प्रभाव को खत्म करने में काम करता है। ब्राह्मी में एमिलॉइड नामक यौगिक पाए जाते हैं, और एमिलॉइड की वजह से अल्जाइमर्स की बीमारी में काफी फायदेमंद होता है। ब्राह्मी की वजह से ब्राह्मी में जो एमोलॉइड नामक यौगिक होते हैं, तो वो उसकी ब्राह्मी और एमिलॉइड्स की वजह से क्या होता है, अल्जाइमर्स की बीमारी में काफी। अभी अल्जाइमर्स बीमारी क्या है, भूलने वाली बीमारी जिसको बोलते हैं। भूलने वाली बीमारी मतलब इतनी भूलने वाली बीमारी होती है, जो कि खुद का नाम क्या है, खुद मैं कहाँ पे पैदा हुआ, मेरे माता पिता कौन है, मेरा मेरा परिवार कौन है, मेरे बच्चे का नाम क्या है, मेरा एड्रेस, मतलब मेरा पता क्या, ये सब कुछ भूल जाते हैं। और गलती से भी ये लोग, है ना, इनके ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि गलती से भी घर के बाहर हम लोग अगर काम में व्यस्त रह गए अंदर घर में, और ये बाहर के बाहर निकल गए, तो जिंदगी में मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनको खुद को पता नहीं रहता कि मेरा घर कहाँ है, मेरा पता क्या है, मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरा परिवार क्या है। और इसको कहते हैं अल्जाइमर्स, मतलब बोलने वाली बीमारी। और ऐसी अल्जाइमर्स की शुरुआती स्थिति में, दोस्तों ध्यान से सुनना है, शुरुआती स्थिति में ही देना है इसको। अगर लास्ट स्टेज में दोगे तो ज्यादा कोई फायदा नहीं होगा, फायदा ही नहीं होगा। लेकिन शुरुआती स्थिति में, जहाँ पे थोड़ा थोड़ा मतलब अपने बच्चों का नाम है, अपना घर थोड़ा याद है, ऐसी शुरुआती स्थिति में अगर आप दोगे अल्जाइमर्स में बीमारी में, तो काफी फायदेमंद होगा न्यूराइड्स के माध्यम से ब्राह्मी। इसके अलावा ब्राह्मी अल्जाइमर्स की वजह से दिमाग को होने वाली नुकसान से बचाने में मदद करता है ब्राह्मी। बहुत बढ़िया। ओके, उसके बाद कैप्सूल न्यूरालिच में है जटामांसी। जटामांसी का उपयोग विभिन्न पारंपरिक हर्बल योगों और न्यूट्रास्यूटिकल्स में किया जाता है। और जटामांसी न्यूरालिच के माध्यम से मिर्गी, हिस्टेरिया, हिस्टेरिया मतलब अनियंत्रित भावना और उत्तेजना, उत्तेजना मतलब छोटी छोटी बातों पे एकदम एक्साइटेड होना, है ना, आनंदित होना, है ना। और छोटी छोटी भावना मतलब छोटी छोटी भावना, छोटी छोटी चीजों के लिए भावनात्मक होना, भावनात्मक मतलब गुस्सा होना, या दुखी होना, है ना, या चिड़चिड़ पड़ा होना, तो इसको कहते हैं भावनात्मक। तो इसको हिस्टेरिया कहते हैं। तो हिस्टेरिया जो कि अनियंत्रित भावना और अनियंत्रित उत्तेजना की स्थिति होती है, ऐसे में भी
जटामांसी फायदेमंद होता है। जटामांसी न्यूरोसिस के माध्यम से बेहोशी, ऐंठन या अकड़न भी कहते हैं। आपको पता है मिर्गी में एक तरह का शरीर का अकड़न होता है, तो ऐसे अकड़न, मिर्गी की वजह से अकड़न, ऐंठन जैसे स्थिति में, बेहोशी जैसी स्थिति में, मानसिक आहा, कमजोरी, बेहोशी को एक तरह से हम कोमा भी कह सकते हैं, है ना। और मानसिक कमजोरी, कमजोरी जैसे तंत्रिका, मतलब मानसिक कमजोरी जैसे तंत्रिका मतलब नसों के संबंधित विकारों के लिए इलाज किया जाता है। तो ध्यान में आ रहा है, मिर्गी भी एक एक हमारे नसों के संबंधित विकार है। हिस्टेरिया भी विकार, मतलब जो कि अनियंत्रित भावना और उत्तेजना है, ये भी हमारे नसों के संबंधित विकार हुए। बेहोशी, ऐंठन या अकड़न या मानसिक कमजोरी, ये सारे किसके संबंधित विकार है? तंत्रिका संबंधी, मतलब नसों के संबंधी विकार होते हैं। और इसीलिए इन सारे विकार, तंत्रिका संबंधी विकार मतलब नसों के संबंधी विकार के लिए इलाज के लिए जाना जाता है जटामांसी। देखिए इलाज की बात चल रही है, ना कि ट्रीटमेंट, ना कि मैनेजमेंट की, है ना। तो जटामांसी औषधि का काढ़ा, जटामांसी औषधि का काढ़ा न्यूरोलॉजिकल मतलब नसों के संबंधित विकारों की, जैसे कि अनिद्रा में भी प्रयोग किया जाता है। जिन लोगों को नींद की कमी है, जिसको इंसोम्निया कहते हैं, है ना, ऐसे इंसोम्निया मतलब अनिद्रा में भी फायदेमंद है। जटामांसी में एंटी डिप्रेसेंट, मैं आपको बता दूं डिप्रेशन के लिए एलोपैथी में दवाई नहीं है, अंग्रेजी दवाओं में दवाई नहीं है। डिप्रेशन में जिसको अवसाद या निराशा या उदासी कहते हैं, ऐसी स्थिति में एक ही ऑप्शन है अंग्रेजी दवाओं में, वो है नींद की गोली, नींद की दवा। बनाए रखना, लोगों को सुस्त बनाए रखने से डिप्रेशन कम होता है ऐसा उनको लगता है, लेकिन साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक होते हैं नींद के सुस्त रखने वाली गोलियों का। तो जटामांसी एंटी डिप्रेसेंट, जिनको डिप्रेशन की समस्या है जरूर न्यूरोलॉजिस्ट को देना। एंटी कन्वर्जेंट मतलब जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, ऐसे मिर्गी और ऐंठन के दौरे जो पड़ते हैं ऐसे में भी। एंटी अरेथमिक, एंटी अरेथमिक मतलब जिनके दिल की धड़कनें असामान्य है ना, जिनकी दिल की धड़कनें असामान्य है, इसको अरिदमिक बोलते हैं, है ना। तो अरिदमिक मतलब दिल की धड़कनों को सामान्य बनाता है। और ऐसे कई सारी गतिविधियों के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट के लिए भी जाना जाता है जटामांसी। अगला है दोस्तों एवोल्वस अल्सिनोइड्स, जिसको विष्णु क्रांता भी कहते हैं। तो कैप्सूल न्यूरालिस में विष्णु क्रांता मतलब एवोल्वस अल्सिनोइड्स, एवोल्वस अल्सिनोइड्स जो को हिंदी में विष्णु क्रांता कहा जाता है। एवोल्वस अल्सिनोइड्स नींद न आना, चिंता और तनाव के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। विष्णु क्रांता मुख्य रूप से याददाश्त में सुधार, तनाव को कम करने के लिए घरेलू उपचार के रूप में प्रयोग किया जाता है। और है ना, उसके बाद है ना कैप्सूल न्यूरालिच में है टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया, जिसको गुडुची भी कहते हैं। तो टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया को आमतौर पर संस्कृत में गुडुची कहा जाता है। गुडुची प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्वों का एक समृद्ध स्रोत है, जैसे लोहा, है ना। तो गुडुची में कौन से पोषक तत्व और प्रोटीन स्रोत मौजूद है? तो लोहा है, जस्ता मतलब जिंक है, तांबा है ना, तांबा मतलब कॉपर, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीज जैसे पोषक तत्वों से समृद्ध है गुरुची। और गुरुची मतलब टीनोस पॉडियोकोलिया एक संभावित तंत्रिका पुनर्जनन के लिए फायदेमंद है ना। ओके, तो टीनोस्पोरिया कार्डियला मतलब गुडुची एक प्रभावित संभावित है तंत्रिका पुनर्जनन के लिए। देखिए तंत्रिका पुनर्जनन की जरूरत कहाँ पे होती है? स्ट्रोक में मिर्गी में तान तनाव की वजह से जो हमारी दिमागी नसें कमजोर पड़ जाती है या शारीरिक नसें कमजोर पड़ जाती है, ऐसी स्थिति में तंत्रिका मतलब नसों के पुनर्जनन का काम करता है गुडुची। बहुत ही बढ़िया प्रक्रिया है पुनर्जनन। आज आप एलोपैथी में या अंग्रेजी दवाओं में कभी नहीं देख पाओगे कि पुनर्जनन का नाम, है ना। लेकिन आयुर्वेद में पुनर्जनन नाम का शब्द का उच्चार होता है, क्योंकि ये पुनर्जनन होता है। तो इस तरह से है ना, ये जो गुडुची है न्यूरो प्रोटेक्शन में भी टीनोस्फोरिया कार्डिलिया मतलब गुडुची का विभिन्न गुण भी शामिल है। न्यूरो प्रोटेक्शन मतलब नसों की सुरक्षा का भी काम करता है गुडुची मतलब टीनोस्फोरिया कार्डिफोलिया। ओके, और ये एक अध्ययन है जून 2017 का एक अध्ययन है, रिसर्च है ना। इसमें न्यूरो प्रोटेक्टिव रोल ऑफ मेडिसिनल हर्ब्स टीनोस्फोरिया कार्डिफोलिया इन पार्किंसन डिसीज। पार्किंसन मतलब जो कंपन वाली बीमारी होती है, इसमें भी कंपन वाली बीमारी की वजह से जो नसों की हानि होती है, ऐसे नसों की हानि को भी सुरक्षित हानों से सुरक्षित रखता है पार्किंसंस डिसीज में। ये कब बोला गया? जून 2017 में कॉन्फ्रेंस आईबीआरओ और आईएपीआरसी जैसे संस्थाओं ने किया। इस तरह से
है ना। तो पार्किंसंस जो कि कंपन वाली बीमारी में भी हम लोग शुरुआती स्थिति में देंगे तो कंपन की स्थिति कम होते जाएगी, है ना। पार्किंस जैसी स्थिति को शुरुआती स्थिति में देना है दोस्तों, ना कि सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज या फोर्थ स्टेज में देंगे तो फायदा हो लगे, इतना फायदा नहीं होगा। लेकिन इनिशियल स्टेज में दोगे, पार्किंसंस हो, अल्जाइमर्स हो, है ना, पार्किंसंस, अल्जाइमर्स, ये इसे इनके शुरुआती स्थिति में दोगे देंगे हम लोग न्यूरोलिज को, है ना, तो सबसे बढ़िया फायदा उनको हो सकता है। ओके, उसके बाद प्री क्लिनिकल अध्ययन से पता चलता है कि टीनोस्फोरा कार्डियोफिलिया मतलब गुडुचि के साथ उपचार से संध्यात्मक कार्य मतलब कॉग्निटिव फंक्शंस, अंग्रेजी में उसको कहते हैं कॉग्निटिव फंक्शंस। संध्यात्मक कार्य मतलब कॉग्निटिव फंक्शंस मतलब क्या होता है? कॉग्निटिव फंक्शंस मतलब संज्ञानात्मक कार्य में आपके सोचने की क्षमता, आपने आपकी याद रखने की क्षमता, आपके निर्णय लेने की क्षमता, है ना, इस तरह से ये सारी जो क्षमता है ये आती है संध्यात्मक कार्यों में, कॉग्निटिव फंक्शंस में। और जिन लोगों की, है ना, सोचने की क्षमता कमजोर हुई है, याद रखने की क्षमता कमजोर हुई है, निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हुई है, ऐसे लोगों में भी संध्यात्मक कार्यों को सुधारने के लिए, है ना, क्या न्यूरालिज के माध्यम से गुडुचि का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को मनोभ्रंश है, तो मनोभ्रंश वाले, और जिन लोगों को नींद का अभाव है, ऐसे लोगों में भी हम लोग कैप्सूल न्यूरालिज का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आज तक न्यूरालिज में हम लोगों ने खाली रसराज रस नामक तत्वों को सुना है, जो कि एक एक तत्व है न्यूरालिज का, रसराज रस। लेकिन है ना, रसराज रस में भी, रसराज रस में भी कई सारे धातु, रस और एक जड़ी बूटियों का मिश्रण है। तो खाली रसराज रस एक तत्व नहीं है, कई सारे धातु, मेटल्स, रस और वो क्या बोलते हैं उसको, जड़ी बूटियों का। अभी मैं आपको बताता हूँ रसराज रस किससे बनता है। तो रसराज रस मस्तिष्क और हृदय के लिए विभिन्न रोगों में उपयोगी है। रसराज रस लकवा, चेहरे का पक्षाघात, है ना, दोष, श्रवण दोष, है ना, सुनने में समस्या आती है, चक्कर आना आदि में लाभ देता है। रसराज रस नसों और मांसपेशियों को मजबूत करता है, और स्ट्रोक, है ना, ब्रेन स्ट्रोक के रोगियों में रक्त और रक्त वाहिका मतलब जो खून की नसें होती है और नसों के कार्यों को बहाल करने में मदद करता है रसराज रस। तो रसराज रस के क्या क्या सामग्री है, रसराज रस कौन से सामग्रियों से बनता है रसराज रस? तो इसमें पारद होता है, जिसको मर्क्यूरी कहते हैं, पारद। अभ्रक सत्व होता है, स्वर्ण भस्म, लोह भस्म, रजत भस्म, वांग भस्म और टिन भस्म। ये टिन मतलब TIN वाला टिन भस्म होता है। और ये तो हो गए धातुएं। तो ये धातुएं क्या किया जाता है, इन धातुओं को एलोवेरा, इन धातुओं के पाउडर को एलोवेरा के रस के साथ अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है, पीस लिया जाता है। और आगे जाके फिर ये जो एलोवेरा और धातुओं को क्या किया जाता है, हर्बल जो कि जड़ी बूटियों के सामग्री की महीन पाउडर में इसको मिलाया जाता है। तो जो कौन सी जड़ी बूटियों में ये इसको मिलाया जाता है ना, वाजीगंधा मतलब अश्वगंधा, लवंग मतलब लौंग, जाटी जटी कोशा मतलब जायफल, शिर काकोली जैसे, है ना, और काकमाची रस, ऐसे सारे जड़ी बूटियों में ऊपर दिए गए ये सारे धातु और रसों को मिला के, है ना, बनता है रसराज रस। तो रसराज रस के फायदे हम लोगों ने देखे, है ना, क्या क्या पे फायदा होता है। तो ये सारे सामग्री किस सामग्री से बनता है ना, ये सारा देखा हम लोगों ने कि पारद, अभ्रक सत्व, स्वर्ण भस्म, लोह भस्म, रजत भस्म, वांग भस्म और तीन भस्म। और वो इसको मिलाया जाता है एलोवेरा रस में, एलोवेरा रस और ये सारे भस्मों को मिलाया जाता है अश्वगंधा में, लौंग, जायफल, शेर काकोली और काकमाची रस जैसे जड़ी बूटियों में। तो इसीलिए रसराज रस जो है धातुओं, रस और जड़ी बूटियों का एक जबरदस्त मिश्रण है। और एक जबरदस्त मिश्रण रसराज रस जो कि मुख्य तत्व है कैप्सूल न्यूरालिज का, ये काम करता है मस्तिष्क और दिल, हृदय के विभिन्न रोगों में रसराज रस। इसीलिए हम लोग लकवा जैसी स्थिति में न्यूरालिज को देखे बहुत सारा फायदा दिया है लोगों में। चेहरे का पक्षाघात मतलब फेशियल पैरालिसिस में दिया है ना, चक्कर आने जैसे स्थिति में बहुत सारा लाभ दिया है। श्रवण दोष में अब तक हम लोगों ने नहीं दिया है। ओके, और इसीलिए स्ट्रोक जैसी स्थिति में रसराज रस की वजह से ही स्ट्रोक जैसी स्थितियों में रोगियों में, है ना, फायदा होता है ना। कई सारे लोग, है ना, स्ट्रोक जैसी स्थिति में कई सारा इलाज लेते हैं, लेकिन न्यूरोलिज देने के बाद स्ट्रोक की वजह से जो पैरालिसिस हो गया, पक्षाघात हो गया, ऐसी स्थिति में न्यूरोलिज के माध्यम से बहुत सारे लोगों में फायदा हुआ है। तो ये हम लोगों ने देखा रसराज रस की सामग्री क्या क्या होती है। और ये सामग्री किसमें है दोस्तों, है ना, भैषजा, भैषजा रत्नावली, वात वात व्याधि,
चिकित्सा, ये आयुर्वेदिक पुस्तक में एक क्या बोलते हैं रेफरेंस है, इसमें से ये सब लिया गया है ना। अभी अगला जो तत्व है न्यूरा रिच में, वो है ताप्यादि लोह। तो दोस्तों ताप्यादि लोह का फायदा क्या है और इसमें सामग्री, ताप्यादि लोह भी एक तत्व नहीं है, ये कई सारी जड़ी बूटियों का मिश्रण है। तो पहला ताप्यादि ताप्यादि लोह का पहला मतलब तत्व है आंवला। तो आंवला ऐसा पदार्थ है जो रोग प्रतिकार क्षमता प्रणाली को उत्तेजित करके उसको अगर ज्यादा है तो कम करके उसे ठीक करता है। और ताप्यादि लोह में काली मिर्च, डिप्रेशन जो कि बहुत ही मतलब आम समस्या बन गई है डिप्रेशन, तो डिप्रेशन को नियंत्रित करने में मदद करने वाली दवाई है काली मिर्च। और दवा जो प्रतिरक्षा प्रणाली पर काम करके है ना इम्यून की प्रतिक्रियाओं में सुधार करता है, ताप्यादि लोह के माध्यम से काली मिर्च और आंवला। ताप्यादि लोह के माध्यम से पिपली जो कि पाचन क्रिया को सुधारने और खाने को ठीक से अवशोषित करने के करने के लिए उपयोगी जाने जाने वाली दवाई है। शरीर में लिपिड की मात्रा मतलब चर्बी की मात्रा को कम करने के लिए और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने के लिए भी पिपली देखी गई है। और अदरक पाचन क्रिया को सुधारने वो खाने से ठीक को अवशोषित करने के लिए है ना उपयोग किया गया है ताप्यादि लोह के माध्यम से। और न्यूरोरिच में ताप्यादि लोह के माध्यम से बहेड़ा जो वनस्पति होती है, बहेड़ा लिवर के कार्यों को बढ़ाने और उससे हुए नुकसान को कम करने के लिए फायदेमंद है। और न्यूरोलिज के माध्यम से ताप्यादि लोहों के माध्यम से शिलाजीत जो कि ताप्यादि लोह का एक तत्व है, शरीर में मौजूद ऑक्सीजन से के मुक्त कणों को निकालने के लिए उपयोगी है। और चित्रक रक्त में ग्लूकोज के स्तर को है ना, यस, है ना। तो चित्रक रक्त में ग्लूकोज के स्तर को कम करने वाले एजेंटों में से है शिलाजित। तो शिलाजित जो कि ऑक्सीजन या जो शरीर में मौजूद ऑक्सीजन के मुक्त कणों से निकालने के लिए, फ्री रेडिकल्स, मुक्त कण मतलब फ्री रेडिकल्स को निकालने के लिए उपयोग होने वाला पदार्थ है। और ग्लूकोज के स्तर को कम भी करता है शिलाजित। और शिलाजित और क्या क्या तत्व है ताप्यादि लोहों में, तो स्वर्ण माक्षिक भस्म है, शुद्ध शिलाजित है, रौप्य भस्म है, मंडूर भस्म है, चित्रक है, हरित की, विभितक, अम्ल की, शुंठी, मरीच, पिपली, विडंगा और शर्करा, इन सारे तत्वों से, इन सारे भस्मों से ताप्यादि लोह बनता है। और ये हमारे न्यूरारिच में है। तो न्यूरारिच के माध्यम से ताप्यादि लोह हमारे शरीर में क्या फायदा देता है, यकृत मतलब लीवर, प्लीहा मतलब स्प्लीन, वृक्क का मतलब वृषण, मतलब जो टेस्टिस रहती हैं, और हृदय मतलब दिल और मस्तिष्क के समुचित कार्यों में सहायक का काम करता है ताप्यादि लोह। मज्जा, मज्जा मतलब नसें भी हो सकती है, और शुक्र धातु को बढ़ाता है, और बल्य मतलब बल और वात शामक के रूप में काम करता है ताप्यादि लोह। और दोस्तों अभी न्यूरारिच के मतलब सॉरी मस्तिष्क के विकारों का कारण क्या है, तो मस्तिष्क के विकारों का कारण है जन्मजात भी हो सकता है, मतलब माँ के पेट में ही अगर बच्चों के दिमाग का विकास नहीं हुआ तो ये जन्मजात भी मतलब कारण बन सकता है मस्तिष्क के विकारों का। घाव, मस्तिष्क का घाव भी मस्तिष्क के विकारों का कारण बन सकता है। मतलब जिन लोगों को घाव लगता है एक्सीडेंट में, मस्तिष्क को घाव लगता है, दिमाग को घाव लगता है, तो जो मस्तिष्क के घाव के कारण जो लोग कोमा में चले जाते हैं, जो पैरालाइज हो जाते हैं, जिनको मिर्गी के दौरे दौरे शुरू हो जाते हैं, इसको कहते हैं घाव की वजह होने से वाले, घाव की वजह से होने वाले मस्तिष्क के विकार। और मस्तिष्क में अगर संक्रमण हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो इन्फेक्शन की वजह से भी मस्तिष्क के विकार हो सकते हैं। नियोप्लास्टिक मतलब रसोली, मतलब मस्तिष्क में अगर गांठ हो गई तो गांठ की वजह से भी, मस्तिष्क के गांठ की वजह से भी मस्तिष्क के विकार हो सकते हैं। उच्च रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी मस्तिष्क के विकार हो सकते हैं। शराब और धूम्रपान की वजह से भी मस्तिष्क में विकार हो सकते हैं। तनाव, चिंता, अवसाद और वृद्धावस्था के कारण भी मस्तिष्क के विकारों का कारण हो सकता है। तो दोस्तों न्यूरोरिच मस्तिष्क का आघात मृत्यु, जिसको कोमा भी कह सकते हैं हम लोग, तो मस्तिष्क का आघात मृत्यु मतलब कोमा और कोमा की वजह से अस्पताल में भर्ती होने के तीसरा सामान्य कारण, मतलब कोमा जो होता है, मस्तिष्क का आघात मृत्यु जिसको कहते हैं, ये अस्पताल में भर्ती होने का तीसरा सामान्य, जनरल मतलब इतना साधारण वर्ग कि हर कोई तीसरा है ना कोमा के लिए अस्पताल में भर्ती होता है। और इसीलिए हालांकि अभी तक ऐसी कोई दवाई नहीं है जिनका तीव्र आघात मृत्यु कोमा पर
विश्वसनीय प्रभाव। मतलब कोमा में तो आपको पता है इलाज है ही नहीं है। जब तक कोमा में खुद ब खुद पेशेंट खुद ब खुद बाहर ना आ जाए तब तक इसके लिए कोई, लेकिन इसीलिए रोगियों का समर्थन करने वाली नई दवाओं का विकास की आवश्यकता है। तीव्र स्ट्रोक की स्थिति के लिए विभिन्न दवाएं हैं, जैसे एंटी थ्रोम्बोटिक एजेंट। एंटी थ्रोम्बोटिक मतलब रक्त की गुठली न हो। रक्त की गुठली क्या होती है? रक्त की गुठली बनेगी तो वो बहते 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 नसों में जाके छोटी नसों में अटक जाएगी तो आगे वाला खून का प्रभाव जो है, प्रवाह, खून का बहाव बंद हो जाएगा। खून का बहाव बंद हो जाएगा तो उस अंग को ऑक्सीजन की मात्रा बंद हो जाएगी और वो जो अंग है और क्या होता है, फेल हो जाता है। इसीलिए जब दिल की खून की नसों में गुठली जाके अटक जाती है तो दिल को जब खून का बहाव कम पड़ जाता है, बंद हो जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा बंद हो जाती है तो हार्ट अटैक। और दिमाग को यही खून की दिमाग की नसों में जब ये खून की गुठली जाके छोटी नसों में अटक जाती है और दिमाग को खून का बहाव बंद हो जाता है तो उसको कहते हैं स्ट्रोक। तो इसको तो अंग्रेजी दवाओं में एंटी थ्रोम्बोटिक दवाई भी होती है जिसको खून की गुठली ना बने ऐसे एंटी थ्रोम्बोटिक। एंटी कोगुलेट मतलब खून पतला रहे, खून पतला रहे। थ्रोम्बोलाइटिक है ना, खून के गुठलियों को मतलब उसको मिटा देने के लिए भी ऐसा होता है। और न्यूरो प्रोटेक्टेड मतलब नसों की सुरक्षा के लिए। ऐसे कई सारे अंग्रेजी दवाएं देखी गई हैं, लेकिन ये सारी दवाएं इतनी कारगर साबित नहीं हो रही है। लेकिन न्यूरोरिच जो कि एक हर्बल उपचार है ना, इसका समाधान मिल सकता है ना, न्यूरोरिच के माध्यम से, जो कि एक हर्बल उपचार है ना, न्यूरोरिच के माध्यम से समाधान मिल सकता है। और न्यूरोरिच न्यूरोलॉजिकल विकारों के लिए एक शोध आधार आयुर्वेदिक उत्पाद विकसित किया है, वो है कैप्सूल न्यूरालिज, है ना। तो इसीलिए धन्वंतरी ने न्यूरोलॉजिकल विकारों के लिए, न्यूरोलॉजिकल मतलब नसों की संबंधित विकारों के लिए एक शोध आधार आयुर्वेदिक उत्पाद विकसित किया है, वो है कैप्सूल न्यूर आयु रिच। न्यूर आयु रिच मतलब नसों की आयु को अच्छा बनाने के लिए। रिच मतलब अच्छा बनाने के लिए। न्यूर मतलब नसें, आयु मतलब आयुष, है ना, नसों की आयुष के लिए, रिच बनाने के लिए न्यूर आयु रिच। और एक परिणाम उन्मुख शक्तिशाली जड़ी बूटियों का संयोजन है कैप्सूल न्यूरारिच। तो न्यूरारिच का इस्तेमाल कहाँ पे कर सकते हैं दोस्तों? मस्तिष्क, है ना, एपिलेप्सी यहाँ पे दिखा है, देखो एपिलेप्सी मतलब है ना मिर्गी में। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी मतलब एक्सीडेंट की वजह से दिमाग को मार लगता है, ऐसी स्थिति में दे सकते हैं। सेरेब्रल पाल्सी मतलब सीपी वाले बच्चे, है ना, माँ के पेट में ही जब दिमाग का विकास नहीं होता है तो सीपी वाले बच्चे पैदा होते हैं। डिप्रेशन मतलब उदासी, निराशा। इंसोम्निया मतलब नींद की कमी। और फेशियल पैल्सी मतलब मुंह का, खाली सिर्फ मुंह का पैरालिसिस। ओके, इसके साथ साथ है ना न्यूरोरिच का और क्या फायदा है? तो मस्तिष्क स्वास्थ्य अनुपूरक है। अनुपूरक मतलब सप्लीमेंट है। न्यूरोरिच दिमागी स्वास्थ्य का सप्लीमेंट है। और न्यूरोरिच तंत्रिका तंत्र मतलब नसों का जो सिस्टम है, तंत्र है, और मस्तिष्क की कोशिकाओं को फिर से जीवंत करता है न्यूरोरिच। न्यूरोरिच मानसिक तनाव को कम करता है। थकान, अवसाद और चिंता, मस्तिष्क संबंधी असामान्यताओं में लाभकारी है न्यूरोरिच। न्यूरोरिच चिंता, मस्तिष्क की चोट, स्मृति हानि, न्यूरोमस्कुलर मतलब जो नसों की जो मांसपेशी होती है, नसों की मांसपेशी की कमजोरी में सहायक सबसे अच्छा पूरक मतलब सप्लीमेंट है। और न्यूरोरिच वृद्धावस्था के लिए, नसों और मस्तिष्क के अपक्षीय परिवर्तन के लिए जबरदस्त सप्लीमेंट है कैप्सूल न्यूराइज। तो इस तरह से दोस्तों कैप्सूल न्यूराइज का सेशन यहाँ पे खत्म होता है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी देखो, और एक स्लाइड रुकिए जरा, और एक स्लाइड है यहाँ पे, ये जो कि मैं आपको यहाँ पे प्रेजेंट करना चाहता हूँ न्यूराइज की। ये है, यस। तो दोस्तों न्यूरारिच, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि मस्तिष्क के विकार, जिसको ब्रेन डिसऑर्डर्स बोलते हैं अंग्रेजी में, क्या कारण है मस्तिष्क के विकारों के? कॉन्जेनाइटल। कॉन्जेनाइटल जिसको हम लोगों ने देखा कि माँ के पेट में ही अगर बच्चे का दिमाग का विकास नहीं होता है उसको कॉन्जेनाइटल कहते हैं। कॉन्जेनाइटल ब्रेन डिसऑर्डर, है ना। तो कॉन्जेनाइटल मतलब माँ के पेट में ही विकास नहीं होगा, उसकी समस्या। ट्रॉमेटिक, ट्रॉमेटिक मतलब एक्सीडेंट की वजह से होने वाली मस्तिष्क में हानि और उसकी वजह से होने वाली कई सारे विकार। इन्फेक्टिव मतलब इन्फेक्शन के कारण कीटाणु, हानिकारक कीटाणु अगर, वैसे तो दिमाग में आपको मैं बता दूं, भगवान ने या प्रकृति ने दिमाग को इतना जबरदस्त तरीके से सुरक्षित रखा है
कि कोई भी ऐरी गैरी चीज दिमाग में घुस नहीं सकती। और उस रुकावट को ब्लड ब्रेन बैरियर बोलते हैं। ब्लड ब्रेन मतलब आपको पता है, ये जो हमारा ये जो जहाँ पे हमारी गर्दन खत्म होती है और जहां से हमारा छोटा दिमाग शुरू होता है ना, वहां उसके वहां पे एक रुकावट है, बैरियर है ना, इस तरह का एक रुकावट है, उसको ब्लड ब्रेन बैरियर बोलते हैं। बहुत ही बढ़िया इसका काम होता है। ये किसी भी अनचाहे दवाई को, अनचाहे के छोटे बहुत ही बारीकी से ये ऑब्जर्व करता है, क्योंकि बारीकी से कोई भी चीज भी गलती से भी दिमाग में ना घुसे, इतना ताकतवर ब्लड 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 ब्रेन बैरियर बोलते हैं उसको, है ना, BBB, है ना, ब्लड ब्रेन बैरियर। ये बहुत ही खतरनाक मतलब एक बैरियर रुकावट, जैसे जैसे पुलिस रुकी होती है ना, बैरियर लगाती है ना, ट्रैफिक पुलिस जैसे बैरियर, तो वैसे भी हमारे दिमाग के गर्दन के यहाँ से निचले शरीर के बीच में, शरीर और गर्दन के बीच में, दिमाग के बीच में एक रुकावट होती है, ब्लड ब्रेन बैरियर। तो इसमें से कोई भी कीटाणु वायरस नहीं घुस सकता है, लेकिन किसी भी कारण, है ना, किसी भी कारण घुस भी गया, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया, है ना, तो तब भी, है ना, तो उस इन्फेक्शन की वजह से होने वाली दिमागी विकारों का भी कारण हो सकता है। नियोप्लास्टिक मतलब दिमाग में गांठें, ट्यूमर जिसको बोलते हैं, तो ट्यूमर भी हमारे दिमाग के विकारों का कारण बन सकता है। हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर भी हमारे स्ट्रोक का कारण बनता है, जो कि दिमाग का विकार है। डायबिटीज भी अल्जाइमर्स का कारण बनता है, जो कि दिमाग का विकार है ना। डायबिटीज का कारण, डायबिटीज की वजह से अल्जाइमर्स और पार्किंसंस, है ना, कंपन वाली बीमारी, ये दिमाग डायबिटीज की वजह से ये वाली दिमाग का कारण विकार बनता है, विकार के कारण बनता है। अल्कोहल और स्मोकिंग भी दिमाग के विकार, विकार मतलब डिसऑर्डर का कारण बन सकता है। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और बुढ़ापा, है ना, ये सारे दिमाग का कारण। और कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं कैप्सूल न्यूरालिज को? तो डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी, है ना, जिन लोगों को डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की वजह से पैरों में चुभन, पैरों में जलन और पैरों में कांच भी घुसता है तो महसूस नहीं होता है, सेंसेशन कम हो जाता है, जिसको न्यूरोपैथी कहते हैं। तो ऐसे डायबिटिक और हाइपरटेंशन न्यूरोपैथी में भी न्यूरालिज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को स्ट्रोक, है ना, इस तरह का स्ट्रोक हुआ है, स्ट्रोक के भी लोगों में हम लोग दे सकते हैं। जिन लोगों को फेशियल पाल्सी मतलब खाली मुंह का पैरालिसिस हो गया, ऐसे लोगों में दे सकते हैं। पार्किंसंस मतलब कंपन वाली बीमारी, पार्किंसंस में तो बहुत सारा बात कर सकते हैं हम लोग, है ना, तो पार्किंसंस वाली जो कि कंपन वाली बीमारी में शुरुआती स्थिति में देना है। अल्जाइमर्स की जो भूलने वाली बीमारी है, इसमें भी देखो इस तरह से अल्जाइमर्स में क्या होता है, इस तरह से दिमाग सिकुड़ जाता है, ये नॉर्मल दिमाग, ये सिकुड़ा हुआ, अल्जाइमर्स की वजह से सिकुड़ा हुआ दिमाग। तो इस तरह से अल्जाइमर्स जो कि भूलने वाली बीमारी भी शुरुआती स्थिति में देना है। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, एक्सीडेंट की वजह से अंदरूनी रक्तस्राव, खून का बहाव, अंदरूनी घाव, है ना, ऐसी स्थिति में भी हम लोग न्यूराइड्स को दे सकते हैं। मेंटल स्ट्रेस में दे सकते हैं, डिप्रेशन मतलब उदासी निराशा में दे सकते हैं, इंसोम्निया मतलब नींद की कमी में दे सकते हैं, एपिलेप्सी मतलब, है ना, मिर्गी में दे सकते हैं। और न्यूरोप्रोटेक्टिव, नसों की सेहत की, नसों की सुरक्षा के लिए भी न्यूराइड्स दे सकते हैं। और इस तरह से इसीलिए, है ना, धनवंतरी का सबसे बढ़िया प्रोडक्ट कैप्सूल न्यूरालिज, है ना। हम लोगों ने रसराज रस के बारे में देखा, है ना। और न्यूरालिज का फायदा क्या है? ये नसों के पुनर्निर्माण, रेजुनेटिंग जिसको बोलते हैं। तो पहला यहाँ पे देखिए, रेजुनेटिंग फॉर नर्व्स एंड ब्रेन सेल्स, है ना, मतलब हमारी नसों का नवजीवन, नवजीवित बनाना नसों को, और जो दिमागी कोशिकाएं उनको भी नवजीवित बनाना, उसको नया जीवन देना। और उसके साथ साथ रोग प्रतिकार क्षमता को बनाए रखना का काम करता है न्यूरारिच। न्यूरारिच नसों के टॉनिक के लिए काम करता है। न्यूरारिच मेंटल फेटिगनेस मतलब दिमागी थकावट, दिमागी तान तनाव और डिप्रेशन मतलब उदासी, एंजाइटी मतलब चिंता, रेस्टलेसनेस मतलब एक जगह पे नहीं ठहर पाना, है ना, इसमें भी काम करता है। न्यूरारिच मेमोरी को बूस्ट करता है और पावरफुल, एक अच्छी होशियारी है, पावरफुल इंटेलिजेंस में मदद करता है। और दिमागी एक्टिवनेस के लिए भी न्यूरोरिच का फायदेमंद होता है ना। न्यूरोरिच दिमाग को रिलैक्स करता है और दिमाग की जो कोशिकाओं की जो प्रक्रिया है, कोशिकाओं की प्रक्रिया को बनाए रखता है ना। और न्यूरोरिच ध्यान को बनाता बढ़ाता है और हमारी दिमागी सेहत को बनाए रखता है। और न्यूरोरिच अच्छी नींद के लिए भी, जिनको नींद की कमी है, अच्छी नींद के लिए भी मदद करता है। और दिमागी नसों को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको बोलते हैं, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब दिमागी नसों की सेहत के लिए भी फायदेमंद है न्यूरारिच। तो कितना लेना है न्यूरारिच को? एक एक कैप्सूल 3 बार दिन में खाने के बाद, है ना, पानी के साथ, है ना। किसको नहीं देना, किन किन लोगों को नहीं देना है न्यूरारिच को?
है ना। प्रेग्नेंट महिलाओं को, दूध पिलाती माताओं को, और 12 साल के नीचे वाले बच्चों को नहीं देना है। इस तरह से दोस्तों, थैंक यू, नीरज का सेशन यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक और यू। अभी हम सर ने सभी लोगों ने सुना कि सर ने न्यूरायोरिज के बारे में बहुत ही डीपली नॉलेज दी, और ये भी बताया कि ये हमारे ब्रेन को कैसे रिएक्टिव भी करता है, यानी कि बीमारी से दूर भी रखता है। बीमारियां तो दूर करता ही है, लेकिन हमारे ब्रेन में कोई या हमारी बॉडी में कोई दिक्कत ना आए वहां पर भी हमारा ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और सर, रिजल्ट की अगर बात करूं तो मैंने खुद ब्रेन की ब्लॉकेज में रिजल्ट लिया था, और बहुत अच्छा रिजल्ट आया कि जहाँ ब्लॉकेज थी वहाँ हमारे इमरिश और न्यूरायोरिच के कॉम्बिनेशन से अ, लगभग 1 महीने के अंदर काफी इम्प्रूवमेंट हुआ। और जो ब्लॉकेज थी ब्रेन की 80%, वो लगभग 20-30% रह गई थी। तो सर, काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं हमारे इन प्रोडक्ट्स की वजह से। और न्यूरलिस तो बहुत अच्छा, जहां पर बॉडी में जब सर ने बताया कि वेन्स में सुनपन आ जाता है, पैरों में या कहीं पर नसों में सुनपन होता है, फीलिंग नहीं होती है, वहां पर भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो ये सब मैंने भी आजमाया है और रिजल्ट मिला है। तो इसलिए मुझे भी पता है, और बाकी जिन लोगों ने नहीं यूज किया है या नहीं पता है, तो जब उनको रिजल्ट मिलेंगे तो वो भी इस चीज को मानेंगे। तो सर हमारे बीच हैं, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं किसी बीमारी करके। रोजमर्रा जिंदगी में, रोजमर्रा रूटीन जिंदगी में आप तान तनाव को कम रखने के लिए, अच्छी नींद के लिए, ब्रेन एक्टिवनेस के लिए, है ना, और क्या बोलते हैं, मतलब बहुत सारा एक्टिवनेस, और नसों की सेहत के लिए, है ना, याददाश्त के लिए, आप रोजमर्रा रूटीन अगर आप खाओगे तो आपका तान तनाव नहीं रहेगा, याददाश्त अच्छी रहेगी, आपका ब्रेन की दिमागी थकावट नहीं रहेगी, ब्रेन एक्टिव रहेगा, और पूरी नसों की सेहत, ब्लड प्रेशर के लिए भी फायदेमंद है ना। और जिन लोगों को अभी डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की वजह से पैरों में, न्यूरोपैथी की वजह से पैरों में चुभन, जलन, दर्द होता है, ऐसी स्थिति में भी न्यूरोलॉजी बहुत फायदेमंद है। ओके, बहुत सारा, मतलब ये रोजमर्रा जिंदगी में रूटीन में लोगे तो आपको सुरक्षित रखेगा, आपकी शरीर की नसों को सुरक्षित रखेगा हमारा कैप्सूल न्यूराइज। तो रूटीन में लेना तो है ही, बीमारी में तो भी लेना है, स्ट्रोक जिसको हुआ है, जिनको कई सारे तान तनाव का समस्या है, डिप्रेशन, उसमें तो देना है, लेकिन रूटीन में ये सारी समस्याएं ना आए, और हमारी नसों की सेहत सुरक्षा रहे, हमारी दिमागी सेहत सुरक्षा रहे, इसके लिए भी न्यूरारिच एक प्रिवेंटिव तरीके से सप्लीमेंट की तरह लेना है। थैंक यू। जी सर।